हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक के बारे में जो कि है सौर मंडल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि नक्षत्र मंडल क्या होता है, ध्रुव तारा क्या होता है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, वो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्यमंडल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सूर्य है और जो 8 ग्रह हैं और उपग्रह हैं तथा कुछ जो खगोलीय पिंड है जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सूर्यमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है ना। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि सूर्यमंडल क्या है, सूर्य और उसके 8 ग्रह मिलकर सूर्यमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, बट अभी 6th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो अब थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जो सूर्य है, 8 ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, जो खगोलीय पिंड है और जो क्षुद्र ग्रह है और जो उल्का पिंड है, ये सबसे मिलकर सूर्यमंडल का निर्माण होता है। और जो इसका मेन जो हेड होता है वो कौन है, सूर्य है। ठीक है, क्योंकि सूर्य क्या यहाँ पर है, सेंटर में होता है। चलिए, अब जो सूर्य है ना, तो सूर्य जो होता है वो केंद्र में स्थित है और ये जो है बहुत बड़ा है और किससे मिलकर बना हुआ है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, खिंचाव बल होता है जिसके वजह से सूर्यमंडल को वो आपस में बांधता है। ठीक है, क्या है, इसमें खिंचाव बल है, मतलब कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के इधर उधर ही क्यों घूमते रहते हैं, क्यों, क्योंकि सूर्य में एक खिंचाव बल है जो सूर्यमंडल को आपस में बांधता है। ठीक है, जो सूर्य है ना वो सूर्यमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, मतलब कि सिर्फ सूर्य के पास क्या है, सन के पास ही लाइट है। ठीक है, इसके अलावा किसी के पास भी खुद की लाइट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते। जो सूर्य है ना वो बहुत खतरनाक चमकता है, बट जो इसकी तेज जो लाइट है उसको हम लोग नहीं फील कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, लगभग पृथ्वी से कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना करोड़ मीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने की वजह से हमें सूर्य की लाइट इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सूर्य की लाइट को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्रह। ग्रह क्या होते हैं, तो हमारे सूर्यमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले बुध ग्रह होता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होता है। ठीक है, अगर हमको इसको याद करना है तो इसमें तो हिंदी में दिया है, बट मैं आपको इंग्लिश में याद करवा सकती हूँ। एम वैम जे सन। ठीक है, एम वैम जे सन से अगर आप याद करोगे तो आपको अच्छे से और इजीली और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और वो भी सीरीज़ वाइज, एम से मर्क्यूरी, वी से विनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, एन से क्या है, नेपच्यून। तो ये है हमारे टोटल 8 ग्रह। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो होते हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। कौन से वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। ये जो होता है ना इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। ये कक्षा कहलाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर फिक्स्ड पाथ बोलते हैं, जिसके जो जितने भी ग्रह हैं वो अपने फिक्स्ड पाथ में या अपने कक्षा में ही गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, बुध जो है ना
वो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। और वो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं, ठीक है। 88 दिन लगते हैं, मतलब कि ये सन है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा वीनस है, बुध मतलब कि मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये हमारा सन और ये हमारा मर्क्यूरी, ठीक है। तो इसको कितना दिन लगता है? सिर्फ 88 डेज लगता है सन का राउंड लगाने में। क्यों इतना कम दिन लगता है भाई? क्योंकि सबसे पास में भी तो है ना, तो जल्दी परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है लिखा है कि जो शुक्र है ना, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है, आकृति जो है वो लगभग पृथ्वी के समान है। तो जो शुक्र है ना वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, सेम टू सेम पृथ्वी की तरह दिखाई देता है और शेप और साइज़ में भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। पहले ये क्वेश्चंस बहुत आया करते थे, ठीक है, पर अब नहीं दिखने को मिलते हैं क्योंकि अब सीटेट का जो लेवल है वो हाई हो चुका है। अब देखो, अभी तक प्लूटो भी क्या था? एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 सीरस UB313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्योंकि देखो अगस्त 2006 में क्या हुआ, बैठक हुआ और ऐसा उन्होंने निर्णय लिया कि जो प्लूटो नाम का ग्रह था ना, उसे हम कौन सा ग्रह बोल देंगे? बौने ग्रह बोल देंगे, क्योंकि ये जो ग्रह है वो अब दिखाई नहीं देते हैं, वो अपने ऑर्बिट से कहीं बाहर जा चुके हैं, जिसके वजह से उन्हें जो सूर्यमंडल है उसके वहाँ से निकाल दिया गया है, जिसके वजह से अब हम सिर्फ 8 ग्रह के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पृथ्वी। तो जो हमारी पृथ्वी है, ओके, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है ना वो तीसरा ग्रह है। हमको पता है फर्स्ट तो मर्क्यूरी है, सेकंड वीनस, थर्ड क्या है? अर्थ है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगर ये 5वां है तो फिर पहला कौन सा होगा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, ठीक है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी सी है, ठीक है। तो ध्रुव कितने होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। और ध्रुव जो होते हैं ना वहाँ पर थोड़ी सी चपटी है। तो कुछ ऐसा शेप है हमारे अर्थ का, ठीक है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार वाला, ठीक है। इस शेप को अगर हिंदी में बात करें हम, सॉरी इंग्लिश में बात करें, उसको जियोइड शेप बोलते हैं, जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो हमें पृथ्वी पर ही नज़र आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है, और यहाँ पर पानी भी उपस्थित है और वायु भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए भाई बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम एक दिन खाना खाए बिना तो रह सकते हैं, बट एक दिन पानी पिए बिना नहीं रह सकते, राइट। तो इसीलिए पानी और वायु दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वायु जो है वो जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि उसमें कुछ गैसें मौजूद होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, है ना। इसी कारण से पृथ्वी जो है ना वो सूर्यमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि इसमें जीवन संभव है। अंतरिक्ष से अगर हम देखें पृथ्वी को, तो पृथ्वी जो है ना वो हमें नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों नीले रंग की दिखाई देती है भाई? क्योंकि इसमें 2/3 हिस्सा तो क्या है? पानी है। ये 2/3 हिस्सा जो है पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और 1/3 क्या है? 1/3 लैंड है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 71% वाटर, 29% लैंड,
ठीक है। चलिए, इसलिए नीला ग्रह नीला कलर का दिखाई देता है। तो अब आप बोलोगे कि नीला इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे इंडिया मतलब हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में पानी की इतनी कमी क्यों है? तो क्यों है इतनी कमी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, जो कि है चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, जो कि है चंद्रमा। ठीक है, इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब जितना हमारा पृथ्वी है उसका 1/4 हिस्सा ही हमारा मून है। ओके, मतलब सोच सकते हो कितना छोटा है हमारा मून, है ना। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। मतलब कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ब्लू कलर का अर्थ बनाते हैं, तो ये हमारा अर्थ है। और अर्थ से जो हमारा मून है ना वो बहुत ज़्यादा पास में है। ठीक है, इसके अगर हम लगभग किलोमीटर की बात करें तो ये सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मतलब अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, और वही अगर हम सन की बात करें तो सन का जो दूरी है वो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। तो इसीलिए हमें जो मून है वो इतना बड़ा दिखाई देता है, और सन इतना दूर होने के बावजूद भी मून के साइज़ का ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सन है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अब चंद्रमा जो है ना वो भी क्या करते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा चंद्रमा हो गया। चंद्रमा भी क्या करती है भाई, अर्थ का चक्कर लगाती है। अब कितना दिन में लगाती है, 27 डेज़ में। ठीक है, 27 दिन उसको लगते हैं पृथ्वी का चक्कर लगाने में, और 27 डेज़ ही लगते हैं उसको अपने प्लेस में घूमने के लिए। तो इसके वजह से क्या होता है, दोनों का जो टाइम है वो सेम होने की वजह से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा की अगर परिस्थिति की बात करें तो वहाँ पे जीवन जो है वो अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सतह पर बहुत सारे पर्वत है, मैदान है, बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं, और पानी भी नहीं है, वायु भी नहीं है, जिसके वजह से वहाँ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जब हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं ना, तो चंद्रमा की सतह पे हमें बहुत सारी छाया दिखाई देती है। देखा होगा ना आपने, समझ लो ये चंद्रमा है तो आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी परछाई दिखाई देती है। फिर हम बोलते हैं कि ये तो कोई बुढ़िया है ना। तो ये जो है ना क्या है, चंद्रमा के ये आपको मोस्टली कब दिखाई देगा, पूर्णिमा के दिन दिखाई देगा, जब चंद्रमा जो होता है वो पूरा होता है। तो आपको ऐसे ऐसा शैडो दिखाई देती है। ये जो शैडो होती है ना, किसकी होती है, बड़े बड़े पर्वत और बड़े बड़े जो गड्ढे हमारे मून पे हैं वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट से भी बड़े बड़े पर्वत मून पे है, तो उनकी ही परछाई हमको दिखाई देती है पृथ्वी से। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है, एक है क्षुद्र ग्रह और एक है उल्का पिंड। ठीक है, क्षुद्र ग्रह को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अगर हम इन तीनों को छोड़ देना, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो है ना, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिखते हैं। मतलब जो सूर्य है ना, तो इसका चक्कर जो है वो सारे प्लैनेट्स तो लगाते ही हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे क्या है, पत्थर हैं, टुकड़े हैं, जो वो भी क्या करते हैं, सन का राउंड लगाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और वो कहाँ पाए जाएंगे, आप मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में। ठीक है, तो 3rd नंबर पे मंगल है और 4th नंबर पे हमारा जुपिटर है। तो इनकी कक्षाओं में ये जो क्षुद्र ग्रह है वो पाए जाते हैं, और वो भी क्या करते हैं, सन का राउंड लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके,
और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है ना वो ग्रह का ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। मतलब जो टुकड़े हैं आसमान में, जैसे कि आप देख सकते हो ये क्षुद्र ग्रह है, पत्थर की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये प्लैनेट्स का ही एक हिस्सा है जो किसी विस्फोटक के वजह से टूट चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उल्कापिंड। उल्कापिंड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेटेओरॉइड्स, राइट। मेटेओरॉइड्स के बारे में पढ़ा हुआ होगा ना आप लोगों ने। चलो तो मेटेओरॉइड्स को देख लेते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड जो होते हैं पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पृथ्वी बनाते हैं इधर, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, और इसके बाद उल्कापिंड बना देते हैं। समझ लो यहाँ पे है उल्कापिंड, ठीक है। जो क्षुद्र ग्रह है ना ये भी कभी कभी क्या आ जाते हैं, पृथ्वी के पास में आ जाते हैं। ये भी हमारा, ये पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी। तो ये जो उल्कापिंड है ना वो क्या होते हैं, कभी कभी पृथ्वी के पास आ जाते हैं। कैसे? समझ लो यहाँ पे कोई ग्रह है, पृथ्वी के बाद, अर्थ के बाद क्या आता है, मास। तो ये जो मास है ना तो घूमते घूमते आगे चला जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, आगे जाएगा। तो यहाँ के जो भी पत्थर है ना कभी कभी प्रेशर की वजह से वो पृथ्वी के इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इस तरफ आने की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पे आने की वो कोशिश करते हैं, बट पृथ्वी पे इतना ज़्यादा फोर्स होता है हवाओं का कि ये जो पत्थर है ना वो ऊपर ही आसमान में जल जाते हैं, ठीक है। और जलने की वजह से वो हमें कभी कभी दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। बट वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो क्या होता है, उल्कापिंड होता है, जो जिसमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का जो होती है वो पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाती है, जिससे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं, है ना। कोई कोई उल्कापिंड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनमें आग तो लग जाती है पर वो पूर्ण रूप से नहीं जल पाते हैं, जिसके वजह से वो अर्थ पे गिर जाते हैं। और जहाँ पर भी गिरते हैं ना वहाँ पे बहुत बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक बार गिरा था, जिसका वहाँ पे महाराष्ट्र में एक बार गिरा था जहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया था, लूनार लेक। लूनार लेक उसका नाम रखा गया था बाद में। और इसके बाद उसका लेक के रूप में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें पानी भर जाता है ना, तो फिर लेक के रूप में ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा होगा। अभी आप जैसे कि आप देख सकते हो, फोटो में भी दिया हुआ है, आसमान में आपने देखा होगा तो बहुत सारे चमकदार चीज़ें हमको दिखाई देती है ना। और लाखों तारों का समूह भी दिखाई देता है, मतलब एक ही जगह पे लाखों तारे भी हमें दिखाई देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, मतलब कि मिल्की वे कहते हैं। और जो हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का क्या है, एक भाग है, ठीक है। तो जो सौरमंडल है वो आकाश गंगा का ही एक भाग है। और जो आकाश गंगा है वो क्या है, मतलब तारों का ही समूह होता है, ठीक है। तो अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स में ना लाखों आकाश गंगाएँ होंगी, मतलब आकाश गंगा को क्या बोलते हैं, मिल्की वे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्या होंगी, मिल्की गैलेक्सीज़ होंगी, क्या होंगी, गैलेक्सी। जो गैलेक्सी है किससे मिलकर बनती है, करोड़ों तारों के समूह से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, समझ लो ये एक गैलेक्सी है, ये भी एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी मतलब क्या, तारों का समूह, ठीक है। ये भी एक गैलेक्सी है, ये भी एक गैलेक्सी है। तो इनमें से एक गैलेक्सी के पास क्या है, खुद का सन है, समझ लो इसके पास खुद का सन है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब कि आकाशगंगा, ठीक है। तो जो हमारा आकाशगंगा है ना उसी का हिस्सा कौन सा है, सूर्यमंडल क्या है, उसी का एक हिस्सा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम क्या रखा गया, आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैलेक्सी क्या होती है ना। तो गैलेक्सी क्या होती है, तारों का समूह, मतलब कि यहाँ पे करोड़ों तारे एक जगह पे हैं बहुत सारे, तो ये क्या हो गया हमारा गैलेक्सी। ये भी क्या हो जाएगा हमारा गैलेक्सी, ये भी क्या हो जाएगा गैलेक्सी। तो ऐसे आसमान में
करोड़ों गैलेक्सीज है, ठीक है। और एक गैलेक्सी के पास क्या है, खुद का एक सन है, तो उसी को हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। ठीक है, और ये सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है, मतलब जो यूनिवर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो वैज्ञानिक है ना, अभी तक इसकी खोज कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, बट अभी भी उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, ठीक है। वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि अभी तक हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर इतनी इन्फॉर्मेशन तो कंफर्म है कि हम इस यूनिवर्स के क्या हैं, एक हिस्सा है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है हमारा यूनिवर्स, ठीक है, मतलब कि ब्रह्मांड। और यूनिवर्स से छोटा क्या हो जाएगा, हमारा गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सी का ही हिस्सा क्या है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब कि आकाशगंगा, ठीक है। और इसके बाद गैलेक्सी के अंदर हमारा क्या आता है, सौरमंडल, और सौरमंडल के अंदर हमारे जो 8 प्लैनेट्स है वो आते हैं, और उसके अंदर आता है हमारा पृथ्वी। मतलब कि इतने बड़े यूनिवर्स का पृथ्वी जो है एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो इसीलिए हम सारे क्या हैं, इस यूनिवर्स के एक हिस्सा माने गए हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।